हम लोग सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे, तो अभी तो क्या क्या देखा हमने। सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस, लिमिट्स। अभी हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस देख रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है ना। अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, 8 महीना। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट है। लास्ट क्लास में हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे, उसी रिजल्ट में एक सैंडविच थ्योरम भी था। मैं हिंट दे रहा हूँ हालांकि क्वेश्चन का पहले ही। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ये भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, आप लोग अगर दिख रहा हो तो, है ना। मतलब बच्चे रिकमेंड करते हैं। मेरे पास 3 बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो बार्टल की है, बताया था मैंने। दूसरी मलिक अरोड़ा की है। तीसरी ये बुक है, ये एसके मापा वाली रियलिसिस। तुम कोई एक बुक फॉलो करना, हर बुक में सेम चीज लिखी है। क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैं ड्राइव में अपलोड कर ही रहा हूँ। आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे असाइनमेंट्स अपलोड हुए हैं, इसके सीक्वेंस सीरीज के भी अपलोड हुए हैं। तो आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इजी इजी प्रॉब्लम्स हैं। प्रीवियस ईयर मैं खुद भी कराऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो, कर ही रहे होगे आप लोग। ये चीज़ है डिफरेंट एग्जाम्स के, आईएसआई के, गेट, जैम और डिफरेंट एग्जाम जो भी हो सकते हैं आप, जो कॉमन सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। आईएएस का क्वेश्चन जैम के क्वेश्चन से आसान होता है या टफ होता है? टफ होता है काफी ज्यादा। हाँ, करके देखो, समझ आएगा। तुम्हारे लेवल पर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है, वन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 2 डॉट 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 अप टू 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन। इसकी लिमिट बतानी है आप लोगों को, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कीजिए। मतलब ये एन है, तो इस एन की लिमिट क्या होगी। जिनका आंसर है बताना, गलत होगा टेंशन मत लेना। अब ट्राई करो, जो भी आंसर, मान लो आपको स्टैंड लेना ही है एग्जाम में, इसको आंसर करना ही है, तो आप क्या करोगे। कोई भी अप्रोच लगा के, अंतिम है तुक्का लगाना, तो वो भी अगर लगाओगे एग्जाम में तो क्या लगाओगे, ये बोल रहा हूँ। अगर आंसर करना ही है सबको, तो आप क्या आंसर करना चाहोगे, क्वेश्चन ये है।
चाहे जो भी अप्रोच हो। सो इस तरीके से कोई स्टैंड लो, जब भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने की कोशिश करो। गलत ही होगा तो सीखने को मिलेगा ये चीज, सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जी वन ओके, सो पहला ऑप्शन 1 है ना, मतलब बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करो, गलत होगा क्या ही दिक्कत है ना, इस तरीके से। ओके कोई बात नहीं है ना। बी ऑप्शन 0, मतलब एक लॉजिक डेवलप करो कि इसके पीछे क्या है ना। सही हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत हुआ तो सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीखना ही था उस प्रोसेस में एग्जाम से पहले तो। ओके 1, तो कैसे किया आप लोगों ने? एल लेके सर, पहले सपोज करेंगे एल जो दिया है, हाँ और फिर उसके बाद सर जो फर्स्ट टर्म है उसको एल बार ऐड करेंगे, और जो एल से छोटा होगा सर, ओके और जो लास्ट टर्म होगा उसको भी एल बार ऐड करेंगे जो एल से बड़ा होगा उसका, ओके। और फिर फोर्थ लिमिट लगा देंगे एल का देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है आप सही कह रहे हो। 1/√n² प्लस आई हो गया, आई हो सकता है 1 2 3 4 5 6 n तक कुछ भी, तो आई की जगह 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। सो ये क्वांटिटी जो है ये मोर देन इक्वल टू होगी 1/√n। देखो डिनोमिनेटर में है तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है। जिस दो फ्रैक्शन है अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, ये ऑब्वियस है। तो ये n² प्लस आई है और मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादा है ये कम है, तो ये फ्रैक्शन कम का होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं n² प्लस n से ज्यादा होगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो n² प्लस 1 इंडिविजुअली n² प्लस n से छोटी है, तो ये छोटी है, इसका मतलब रेसिप्रोकल ज्यादा हो जाएगी। और दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 1/√under दिस। चेक करो, सो n² प्लस आई की वैल्यू इंडिविजुअली ज्यादा होगी इससे, डिनोमिनेटर मतलब ज्यादा है इसका, तो रेसिप्रोकल लेंगे। सो दिस डिनोमिनेटर इज मोर देन दिस डिनोमिनेटर, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखो आप लोग ये पचा पा रहे हो, मतलब डाइजेस्ट हो रहा ना, ये कोई डाउट तो नहीं? फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, चाहे आई की वैल्यू कुछ भी हो जाए 1 से n तक। अब समेशन लगा दो इस पूरे में, यू टेक समेशन। सो व्हाट आई एम सेइंग, यू टेक समेशन। जो वो कह रहे थे वही मैं भी कर रहा हूं। तो यहाँ पे तो आई है ही नहीं, तो समेशन लोगे तो n टाइम हो जाएगा, i फ्रॉम 1 टू n, यू टेक समेशन। तो समेशन यहाँ आई तो है ही नहीं, तो वो n टाइम ऐड हो जाएगा, सो यू विल ऐड इट n टाइम। अब आप क्या करो, लिमिट, ये जो आ गया आपका, ये क्वेश्चन आ गया एक्चुअली, मतलब ये जो टर्म है इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखाओ, खोलेंगे आप यही आएगा 1/√n² प्लस 1 प्लस में √n² प्लस 2 एंड सो ऑन। तो यही सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यही टर्म्स है, और टेकिंग लिमिट बोथ साइड या ऑल साइड्स, अब हर जगह लिमिट लगा दो। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/√n² प्लस 1 मोर देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation I from 1 to n 1/√n² plus I more than equal to limit n tends to infinity n/√n² plus n। अब आप मुझे बताइए इसकी लिमिट क्या आ रही है और इसकी लिमिट क्या आ रही है? ये तो इजी है। यहां मैं अगर ऐसे पूछता आपसे, मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता, हालांकि मैं लिख दिया, मैं थ्योरम लगा दूं सीधा सीधा, मतलब ये भी ठीक है जो मैं कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं है, दिस इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो मैं पूछ रहा हूं ये किसके इक्वल है? 1 के, यस, और ये भी आपका इक्वल है 1 के। सो ये कुछ ऐसा हो गया, an सीक्वेंस लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn, सीक्वेंस an और सीक्वेंस, अच्छा यहाँ मोर देन है, an मोर देन इक्वल टू bn मोर देन इक्वल टू cn। सो an सीक्वेंस और cn सीक्वेंस दोनों की लिमिट 1 है, तो बाई सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम जो बीच वाली सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी 1 ही होगी, तो इसी लॉजिक से ये लिमिट भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ देयरफॉर ये जो है ना, ये मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1,
तो इसके बाद कोई और रास्ता तो है ही नहीं, तो सैंडविच थ्योरम से ये i फ्रॉम 1 to n, ये वही है जो क्वेश्चन था, n स्क्वायर प्लस i दिस इज इक्वल टू 1। इसको खोल के लिखोगे तो वही बात है। अगर तुम इसको ओपन करो अगर तुम इसी को ओपन करो तो ये हो गया 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1, चलता रहेगा रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन, दिस इज 1। ठीक है, तो अब किसी को इसमें डाउट है तो अब बताइए। हालांकि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सो ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना? यस सर। चल इसी में आ गया सर। समझ आ गया ना? ओके, दूसरा क्वेश्चन है चार्ज भी हो गया। सो दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, बाकी ऐसे ही बस मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता था, बाकी आगे करते हैं थ्योरी कंटिन्यू। सो चलो और क्वेश्चन आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स में। सो तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में थे वो अलजेब्रा कर रहे थे ना, सम डिफरेंस इस तरह से। सो वो देख रहे थे कि लिमिट क्या होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है So how do you define increasing sequence? बताइए, कोई आप में से ट्राई कीजिए, नाम ही बता रहा है हालांकि। सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? हाँ, जिसका वैल्यू कांस्टेंटली बढ़ता हो। मैथमेटिकली बताओ थोड़ा सा सीक्वेंस के टर्म में। an is less than equal to an plus 1. ओके, यस, फाइन। सो इस तरह से होगा सिंपली कि लाइक कोई सीक्वेंस है, सो लेट्स से, हाँ ऐसे आपने भी सही बताया था ना, इंक्रीज करता रहे। सो अ सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस मान लो an है, इज ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लोग रियल नंबर के सीक्वेंस ही यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो अ सीक्वेंस an ऑफ रियल नंबर्स जो होगा इज इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है। सो इफ एंड ओनली इफ जो x1 है लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, चलता रहेगा, ये खत्म तो होना नहीं कभी। बीच में मान लो xn, मतलब ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होना है। xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 एंड डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। या दैट इज, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख देता, दैट इज, जैसे उन्होंने बताया। अच्छा, x क्यों लिख रहा हूं मैं? a सीक्वेंस लिया था ना, तो मुझे a के टर्म में लिखना चाहिए, तो मैं a कर देता हूं। a1 a2 a3 an प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट इज, ये हो गया कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 है, इंडेक्स है ना। सो अगली टर्म जो होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। बात बराबर है, इतना भी ओके है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सिमिलरली डिक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं सिमिलर तौर पे। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, मान लो an सीक्वेंस जो है सिंपली n है ना। तो यहाँ टर्म्स आप देखोगे कैसा हो रहा है,
फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4। सो इस तरीके से इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। है ना, बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे मिल जाएंगे आपको। 2 की पावर n है तो ये भी ऐसा ही है, n नेचुरल नंबर है। 2, 4, 8, 16 इस तरीके से, ठीक है, ऐसा चलेगा। सो अब क्या नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सिमिलरली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। सो डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, सो बताइए, कोई समझ तो आ ही गया होगा सबको। सो डिफाइन कीजिए। an is greater equal to an plus 1 for all n। हाँ, है ना। सो an की वैल्यू मोर देन इक्वल टू an प्लस 1 होगी। सो सिंपल वैसे लिखूंगा मैं कि अ सीक्वेंस an ऑफ रियल नंबर्स is decreasing if and only if, सिंपली ऐसा ही है कि जो a1 है वो मोर देन इक्वल टू a2, मोर देन इक्वल टू a3, मोर देन इक्वल टू a4। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है ना। सो डॉट 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 इस तरीके से an मोर देन इक्वल टू an प्लस 1 डॉट 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 डॉट, दैट इज दूसरे टर्म में लिखेंगे इसी को आप। सो दैट इज जो an है दैट इज मोर देन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जांपल के तौर पे मान लो सीक्वेंस an है 1 by n, है ना। तो सिंपली देखो, पहला है 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 इस तरीके से। या दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे लिखा था मैंने 1 by 2n, उसी का रेसिप्रोकल ले लो। सो 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। सो ओके है, ओके ओके। हाँ। सो आगे नेक्स्ट है मोनोटोन सीक्वेंस। अब बताओ क्या होता है मोनोटोन, हम्म, मोनोटोनिक फंक्शन का नाम सुने हैं, लेकिन हाँ वैसे ही मोनोटोनिक सीक्वेंस, बात वही है। बात वही है सर। सीक्वेंस भी एक फंक्शन है ना, सीक्वेंस भी तो फंक्शन ही है। यस सर, लेकिन याद नहीं आ रहा मोनोटोनिक के बारे में। सर जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो या कोई एक हो, तो कोई एक कोई एक हो। हाँ मतलब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। यस, एक समय में कोई एक। हाँ एक टाइम पे कोई होगा, एग्जैक्टली। या तो सीक्वेंस सिर्फ इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, तो उन दोनों को कॉमन वर्ड है, आपने भी सही कहने की कोशिश की थी ना। वो ऐसे ही है कि मतलब या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो मोनोटोनिक कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर मोनोटोनिक है। अरे तुम कहाँ पहुंच गए, मोनो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो, एक्स पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, हाँ है तो सही बात है मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक है ना सर। यस, सो कुछ याद आने लगा सर। हाँ, सो क्या होगा कि मोनोटोन या मोनोटोनिक, कुछ वर्ड कुछ बुक में मोनोटोनिक सीक्वेंस भी लिखा रहेगा या मोनोटोन सीक्वेंस बोलो, है ना, बात वही है मोनोटोन सीक्वेंस। तो मोनोटोन का मतलब ये है कि कोई सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों एक साथ नहीं होगा, एट अ टाइम एक ही होगा, है ना। यस, सो अ सीक्वेंस an, अरे तुम्हारा माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो, जब बोलना हो तो फिर बताना, है ना। सो अ सीक्वेंस an ऑफ रियल नंबर्स is monotone sequence if and only if an is either increasing sequence or decreasing sequence। ठीक है, सिंपल, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, एट अ टाइम एक ही होगा।
या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलो एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल्स उठा लो जो था वहां पे, 1/n या n या 2 की पावर n या 1/2 की पावर n। सो ये सब जो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई एक एट अ टाइम है, सो मतलब इंक्रीजिंग, लेकिन दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, ये चीज है। ओके सर n प्लस 1/n। हाँ चेक करो। सो n प्लस 1/n, सो मतलब तुमने ये कह दिया कि 1 प्लस 1/n। अब तुम खुद डिसाइड करो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 1/n। n को बढ़ाते जाओ, देखो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है? सर n बढ़ रही है सर। नहीं नहीं, इसको बढ़ाने पे वैल्यू घट रही है। n की वैल्यू बढ़ाओगे तो सीक्वेंस की वैल्यू घटेगी, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो मोनोटोनिक है, मोनोटोन सीक्वेंस है मतलब। n प्लस 1/n सर। हाँ कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा। क्या n प्लस 1/n। n प्लस 1/n। मतलब क्या कहना चाहिए? 1/n। अच्छा n प्लस 1/n, चेक करो तुम n की वैल्यू रख के देखो डिफरेंट, अब तो बढ़ेगी सर ये वाला। चेक करो। वन तीन तीन पकड़े इंक्रीजिंग होगा सर। बाकी लोग चेक करके बताओ। तो इसका टर्म्स है, जब अगर दिक्कत हो तो पहले टर्म्स काउंट करना शुरू कर दो, है ना। इसमें मान लो है तुम्हें देखना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग है सर। इंक्रीजिंग है ना। सो ये हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, a2 हो गया 2 प्लस 1/2, a3 हो गया 3 प्लस 1/3, तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक है, ये मोनोटोन है ये, ठीक है, इस तरीके से। सो ओके, मोनोटोन सीक्वेंस में किसी को दिक्कत नहीं होगा। सो मोनोटोन मतलब वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है ना। सो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोन है। अब आगे आता है, सो एक थ्योरम है, इसका नाम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, है ना। सो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बीएससी कुछ लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, कुछ लोग एमएससी कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आइडिया तो इन सब बारे में है ही। तो मेरा तरीका ये, पहले मैं पूछता हूँ, तो पहले बताओ क्या आइडिया आपको इसके बारे में है। मोनोटोन कन्वर्जेंस, नाम से ही क्लियर है, मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस मतलब कन्वर्जेंस थ्योरम, थ्योरम है। सो क्या मीनिंग होगा इसका? सर या तो फंक्शन इंक्रीज करे या फंक्शन डिक्रीज करे, कोई एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करे, इसी को बोलते हैं मोनोटोन कन्वर्ज थ्योरम। ओके तो दूसरा लोग ट्राई करो, ठीक है, तुमने अच्छा ट्राई किया। कोई और? सर इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड, हाँ डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड। हाँ, सो मतलब ये है कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है, तो कन्वर्ज करेगी, है ना। सो ये थ्योरम ऐसा कहता है सो इसमें डबल इंप्लाइज है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो स्टेटमेंट कहता है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की, सो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या मोनोटोन सीक्वेंस, नॉट जस्ट अ सीक्वेंस, एक मोनोटोन सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं। सो अ मोनोटोन सीक्वेंस मतलब मोनोटोन से पता ही आपको, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट if and only if and only if it is bounded। अब इसे कई तरीके से लिखे जा सकते हैं ये स्टेटमेंट। इसने कहा है कि कोई मोनोटोन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है अगर वो बाउंडेड है, तो इसको ऐसा तुम लिख सकते हो दूसरे टर्म में। सो रिमार्क में अब इसी को तुम दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि
monotone and bounded sequence is convergent। ये हो गया। अलग अलग स्टेटमेंट तोड़ना चाहो तो मोनोटोन भी है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, मोनोटोन है और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। ठीक है, अब बताओ अगर बाउंडेड है और मोनोटोन है तो क्या जरूरी है कन्वर्जेंट होगा? सॉरी, मैं बाउंडेड है और कन्वर्जेंट है तो क्या मोनोटोन होना जरूरी है? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो। सो क्वेश्चन है, हालांकि वो क्वेश्चन ही, मतलब मैं क्वेश्चन ही बना सकता हूं उसको मैं। सो इस थ्योरम से मैं ये लिखना चाह रहा हूं, तुमसे पूछना चाह रहा हूं, चलो इसको क्वेश्चन ही बना देता हूं मैं। ठीक है, सो इसको एज ए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड तुम्हें थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ देगा। चेक करो, तुम्हें चूज करना है ट्रू स्टेटमेंट कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो आपको चेक करना है चूज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना, आपको सेलेक्ट करना है ट्रू स्टेटमेंट। 1 and 2 are true. तो थर्ड का कोई काउंटर एग्जांपल बताओ। -1 to the power n upon n। ओके, हाँ, सो है ना, कांस्टेंट सीक्वेंस है थर्ड के लिए। चूज ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप मोनोटोनिक मानेंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। क्या सर? नहीं सर, वो गलत स्टेटमेंट है थर्ड वाला। हाँ वही बोल रहा हूँ, लेकिन कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। कांस्टेंट को मोनोटोन क्यों नहीं होगा? डेफिनेशन देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? सर क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है सर, डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कर तो रहा है, इक्वलिटी लगा तो रखा है हमने। सर इक्वल हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? जी सर। कांस्टेंट सीक्वेंस होगा मोनोटोन सीक्वेंस, ठीक है ना। कांस्टेंट लाइक ट्रिवियल सीक्वेंस है बहुत, है ना, ये ट्रिवियल सीक्वेंस है। ठीक है ना, मान लो मैं क्या क्वेश्चन बना रहा था, जस्ट इसी को एक क्वेश्चन बना दिया, चूज ट्रू स्टेटमेंट। मान लो फोर्थ वाले लो नन ऑफ दिस, या ठीक है ना, कि आपको समझ आया तो ये तो ऊपर से क्लियर है दोनों, ये गलत है। इसका एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल उन्होंने बताया कि एग्जांपल अगर आप एक सीक्वेंस लो, है ना, सो एक सीक्वेंस है an -1 n अपॉन n। अब ये चेक कीजिए, ये बाउंडेड है क्या? सो बाउंडेड है, चेक कीजिए, बाउंडेड होगा, है ना। टर्म्स आप देखिए, सो बाउंडेड है, यस सर बाउंडेड है। कन्वर्जेंट है, यस सर। क्या मोनोटोन है? नहीं, मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं है ना, पहला टर्म नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव है, चौथा पॉजिटिव है, चल रहा है, तो इंक्रीजिंग इस तरह ओसिलेट हो रहा है, लेकिन एट द एंड जीरो पे जाके कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि बाउंडेड कन्वर्जेंट होगा तो जरूरी नहीं मोनोटोन होगा, लेकिन अगर मोनोटोन सीक्वेंस है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, मोनोटोन है कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है। बट अगर कन्वर्जेंट और बाउंडेड है तो जरूरी नहीं मोनोटोन होगा, ठीक है ना।
अच्छा आगे और इसका फर्दर मैं आगे एक्सटेंशन करूं थ्योरम का, तो हमने ये कहा कि मोनोटोन है और बाउंडेड है, तो अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग है तो वो कहां कन्वर्ज करेगी? सुप्रीमम पे। बाउंडेड सुप्रीमम। हाँ, और अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड है कहां कन्वर्ज करेगी? मिनिमम पॉइंट मिनिमम इन्फिमम पे। अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सुप्रीमम इन्फिमम को। आप लोग को पता होगा सुप्रीमम का मतलब है लिस्ट अपर बाउंड और इन्फिमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यस, है ना? सो इसी में अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं इसको, है ना, तो ये कहता है कि तुम्हारा माइक अनम्यूट है साहब, आपका माइक शायद अनम्यूट। हाँ, सो सुप्रीमम का मतलब है सुप्रीमम ऑफ अ सेट। मान लो सेट की बात करता हूँ एस, इसका मतलब होगा लिस्ट अपर बाउंड, है ना, उस सेट का लिस्ट अपर बाउंड। क्योंकि मैं अगर सुप्रीमम की बात करूंगा तो रेंज सेट की बात करूंगा उस सेट की। सो लिस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड है ना? और इनफिमम एक वर्ड आएगा, सो ये होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे एस एक सेट है आपका, मान लो इंटरवल है -1 से, चलो इसे ओपन ले लेते हैं ना। तो इस सेट में सुप्रीमम क्या है, इन्फिमम क्या है? तो लिस्ट अपर बाउंड 1 ही होगा इस सेट का ना, और इन्फिमम -1 होगा। उल्टा हो गया क्या सर? सुप्रीमम मतलब लार्जेस्ट वैल्यू जो सबसे छोटी हो। मतलब इसके बाउंड क्या क्या है, इसके अपर बाउंड 2 3 4 5 6 1 भी हो सकता है। तो उस जितने अपर बाउंड है उन सब में सबसे छोटा ये हुआ एक्चुअली। सुप्रीमम का मतलब जितने अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा, इन्फिमम का मतलब जितने लोअर बाउंड है उसमें सबसे बड़ा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे एक सेट है तुम्हारा सेट ऑफ 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब ये हो गया कुछ 1 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा? बताइए, कोई बताइए। 1 and 0 सर सुप्रीमम 1 हो जाएगा, हाँ, और इसमें नीचे में 0 हो जाएगा। ठीक है ना? सो वैल्यू जो भी है 0 से मोर देन इक्वल टू होगी और 1 से लेस देन इक्वल टू होगी। सो 0 के इक्वल तो कभी नहीं होगी, लेकिन है ना, सो यू हैव टू टेक 0 एज इन्फिमम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते कभी कभी, कि मैक्सिमम में और सुप्रीमम में क्या डिफरेंस है? सर मैक्सिमम में सर हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जितना सबसे बड़ा, और सुप्रीमम में सर हाईएस्ट में सबसे जो छोटा जो होगा वही वाला होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस सेट आपसे पूछ रहे थे तो क्या होता? अच्छा, मिनिमम वैल्यू इन दिस सेट -1। अच्छा, इस सेट में बताइए मैक्सिमम इन दिस सेट, 1 मिनिमम इन दिस सेट 1 0 हाँ। बाकी लोग कोई आंसर बदलना चाहेंगे? तो मैक्सिमम और सुप्रीमम सेम है क्या? क्वेश्चन ये है। अच्छा, मैक्सिमम में ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होगा। ग्रेटेस्ट अपर बाउंड नहीं, वो तो ऐसे बहुत सारे अपर बाउंड, इसके अपर बाउंड इन्फिनिटी हो जाएगा, ग्रेटेस्ट तो इन्फिनिटी हो जाएगा इसका फिर तो। इस सेट में अपर बाउंड तो बहुत सारे 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ग्रेटेस्ट लेवल इन्फिनिटी चली जाएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी मैक्सिमम फिर तो। मिनिमम जो है वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यस, एंड और मैक्सिमम जो होगा वो सेट में ही होगा। यस, सो यहां होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यहां होगा डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक बार आंसर फिर से रिपीट कीजिए सर जो बोली। जी 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 बताते हैं। यहां मैक्सिमम 1 है, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट।
y, तो जो उस सेट का मैक्सिमम होगा वो सेट का मेंबर होने चाहिए. सुप्रीमम may not be the member of that set. Infimum may not be the member of this set. But maximum and minimum has to be the member of the set. अब आप यहां पे पूछूं आपसे, बताओ मैक्सिमम वैल्यू इस सेट में क्या है, तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि 1, क्योंकि 1 एक्सक्लूडेड है, तो आप बताओ कौन सा रियल नंबर है जो 1 से जस्ट छोटा है. क्या आप पॉइंट कर पाओगे उस नंबर को? क्या पर्टिकुलर नंबर बता पाओगे? नो, यू कैन नॉट टेल दैट नंबर एक्चुअली. सो इसीलिए मैक्सिमम यू कैन नॉट डिसाइड हियर. ठीक है ना. सो मैक्सिमम इस सेट का मेंबर होगा नहीं, तो मैक्सिमम हियर डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना. यहां भी ऐसे ही है, मतलब आप बता नहीं सकते हो पर्टिकुलर कौन सा नंबर है, ये कहना चाह रहा हूं. सो मैक्सिमम में क्या है कि ये पूछ रहा था डिफरेंस क्या है. सो मैक्सिमम इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, and this may not be element of set. ठीक है, तो सेट का मेंबर नहीं भी हो सकता है. ओके, तो यहां जैसे देखो अब क्या हुआ, यहां 1 हुआ क्योंकि 1 मेंबर था और 1 से ज्यादा कोई मेंबर नहीं है, 1 खुद मेंबर है. अब 0 इसका इन्फिमम, लेकिन 0 इस सेट में कभी आएगा ही नहीं. 0 कभी एग्जैक्टली नहीं आएगा. इट अप्रोच टू 0, जो एलिमेंट्स है 0 को अप्रोच करती रहेगी, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0. चलिए तो आगे थोड़ा देखते हैं. तो मैं ये क्यों बता रहा था समझ में, क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आगे इसको यूज करके. तो स्टेटमेंट ये है, उसी को एक्सटेंशन करते हैं, जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम था उसी को दूसरे तरह से लिखते हैं. सो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम. सो इसमें यह है कि अगर मैं अलग अलग लिखता कि ये है कि जो कोई सीक्वेंस है, कि सीक्वेंस an जो है, अगर ये क्या है, बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इज बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस. तो पिछला स्टेटमेंट में देखा है क्या बोला इसने, कि कोई मोनोटोन और बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगी. फाइन. सो अगर बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है तो ये कहां कन्वर्ज करेगी, देन an will converge to क्या, कहां पे कन्वर्ज करेगी, सुप्रीमम पे. हाँ, तो इस जो इसका रेंज सेट होगा उसके सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगी. दैट इज जो लिमिट होगी सीक्वेंस an की, दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ an, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एग्जाम्पल देख लीजिए आप. एग्जाम्पल जो है, an आप ले लीजिए -1/n. चेक कीजिए. तो क्या होगा इसके मेंबर, -1, -1/2, -1/3, इस तरह से. सो आप चेक कीजिए क्या ये बाउंडेड है. यस. सो मॉड an इज लेस देन इक्वल टू 1, तो बाउंडेड तो है. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बाउंडेड है. क्या ये मोनोटोन है, आप चेक कीजिए. सो यहाँ ऐसा हो रहा है a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3, तो मोनोटोन है. तो ये कन्वर्ज करेगी कहां पे, सुप्रीमम पे. सो लिमिट ऑफ an, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो होगी दिस इज, सो लिमिट ऑफ an, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कहां कन्वर्ज करेगी, सो जो इस सेट का सुप्रीमम होगा, है ना. सो दिस इज सुप्रीमम ऑफ an, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से. सो an क्या है, 1/n. -1/n की लिमिट क्या होगी, मतलब जो आप वैल्यू रखोगे ना, क्या सुप्रीमम क्या आएगा, सारी नेगेटिव वैल्यू है, तो इट विल बी 0. सो लिमिट विल बी 0.
वेरीफाई कर रहा हूं जस्ट मैं स्टेटमेंट को। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट इसका होगा कि अगर जो सीक्वेंस है, अगर जो आपका सीक्वेंस है, इफ जो an है इज बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो क्या होगा, देन an विल कन्वर्स टू कहां पे, इनफिमम ऑफ सेट ऑफ an n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो उस रेंज सेट का इनफिमम होगा उसका, तो मतलब दैट इज जो लिमिट उस सीक्वेंस की आएगी वो इनफिमम होगी उस an n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, सिंपली इसका एग्जांपल में तुम ये देख लो, है ना, 1/n ही ले लो, तो इसमें क्या होगा कि 1, 1/2, 1/3 इस तरीके से होगा, एंड अब चेक करो बाउंडेड है, सो मॉड an इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल बिलोंग नेचुरल नंबर, तो बाउंडेड है, मोनोटोन है, a1 मोर देन इक्वल टू a2 मोर देन इक्वल टू a3 डॉट डॉट डॉट, मोनोटोनिक भी है, मोनोटोन भी है, सो जो इसकी लिमिट होगी तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी, लिमिट होगी क्या है इनकी, सो ये होगी इनफिमम ऑफ सेट ऑफ an n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप जानते हो कहाँ कन्वर्ज करेगी, बस हम वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज को। सो इस सेट का इनफिमम क्या होगा, वैल्यू घटती जा रही है, जो लोएस्ट वैल्यू आएगी वो वैल्यू तो कभी सीक्वेंस की होगी नहीं, लेकिन जहां अप्रोच करेगी आफ्टर कुछ टर्म सारी वैल्यू जीरो को अप्रोच करने लगेगी, तो जीरो इज द इनफिमम। सो इज इट फाइन, देख लो एक बारी, ठीक है ये, चलो। सो अभी मैंने क्या देखा कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोन मतलब या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग हो, है ना, या इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, कोई एक, ओके, इस तरीके से। कांस्टेंट में दोनों चलेगा, कांस्टेंट ट्रिवियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं देखा कि मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, या मोनोटोन भी है और अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, ठीक है, इस तरीके से मैं देखा। और अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है तो वो सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगी, कोई सीक्वेंस बाउंडेड है डिक्रीजिंग है तो इनफिमम पे कन्वर्ज करेगी। चलो तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करो आप। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, an आपके पास सीक्वेंस है 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n, ये an की वैल्यू है, ठीक है। सो an की वैल्यू आपके पास ये है ना, जहां पे n नेचुरल नंबर होगा, ऑब्वियसली वो सीक्वेंस है। सो आपसे पूछ रहा हूं, देन पहला ऑप्शन है जो an सीक्वेंस है इज इंक्रीजिंग, दूसरा है जो an सीक्वेंस है इज डिक्रीजिंग, तीसरा है an इज बाउंडेड, चौथा है an इज कन्वर्जेंट। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ पहले सोच लो, तुक्का नहीं लगाने हैं, लिख के पहले एक बार ट्राई करके देख लो, वेरीफाई करके डेफिनेशन से।
जिन लोगों को समझ आ रहा है आप आंसर बता सकते हैं, पहले सोच के डेफिनेशन लगाओ कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है। अब जरूरत है डेफिनेशन सही होगा, डेफिनेशन तो ठीक है याद करना है, फिर आपको देखना है कोई डायरेक्ट रिजल्ट है क्या, जैसे आप कन्वर्जेंट की बात करनी है तो मोनोटोन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो वो भी यूज कर सकते हैं रिजल्ट्स भी हम। रिजल्ट्स इसलिए बनाएगा ताकि हमारा प्रोसेस आसान हो जाए डिसाइड करने में। सर इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट है। अच्छा, इंक्रीजिंग और डाइवर्जेंट है, ओके। सिर्फ एक लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग भी एग्री करते हैं या आपको कुछ और व्यू है? सर ये सीरीज का क्वेश्चन है क्या? क्या क्या? नहीं नहीं, अभी सीक्वेंस का है, सीरीज पे बाद में आएंगे। हमने सीरीज पढ़ा ही नहीं क्या होता, मुझे पता ही नहीं सीरीज क्या है, हम तो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। लॉजिकली डिसाइड कीजिए, है ना, तुक्का नहीं लगाना है आपको, डेफिनेशन से डिसाइड करना है या कोई रिजल्ट से डिसाइड करना है। तो सिंपली आप देखो a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 जस्ट एक टर्म लेना है 1, a2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2, a3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, a4 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ऐसे ही है ना, चल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो सीक्वेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो मतलब क्या है ये, तो आप यहाँ से देखा कि a1 की वैल्यू मोर देन इक्वल, सॉरी नॉट मोर देन इक्वल टू, a1 लेस देन इक्वल टू, a2 लेस देन इक्वल टू, a3 लेस देन इक्वल टू, चलती जा रही है। तो सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक तो इंक्रीजिंग हो गई, तो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग नहीं है। अब चेक करना है बाउंडेड है क्या, और देखो अभी इंक्रीजिंग है तो मतलब मोनोटोन भी है, तो मोनोटोन है, और अगर बाउंडेड हो गया तो कन्वर्जेंट होगा, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ था कि मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि मोनोटोन तो है ही है। सो आपको अब डिसाइड करना है ये दोनों या तो ट्रू होगा एक साथ या दोनों फॉल्स होगा एक साथ, क्योंकि मोनोटोन तो हो गया। तो मोनोटोन में कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बाउंडेड, तो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट भी होगा, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा, क्योंकि मोनोटोन है ऑलरेडी। तो आपको डिसाइड करना है कि बाउंडेड है कि नहीं है। तो ऐसे अगर आपको आइडिया हो, जैसे मान लो मैं कहा कन्वर्जेंट और बाउंडेड बराबर ही हो गया, सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट 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 डॉट, आपको क्या लगता है ये सम फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी? अगर ये चलता जाए एंड तक, हार्मोनिक सीरीज है ना इसको बोलते हैं हम लोग, हालांकि सीरीज वाला नहीं यूज करूंगा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इसका सम आपको क्या इंट्यूशन क्या आ रहा है कि ये फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी? इनफाइनाइट होगा सर। सो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी एक्चुअली। कैसे? आप क्या चाहते हो मैं इसको प्रूव करूं? मैं सीरीज यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो सीरीज अभी यूज, हालांकि पी टेस्ट जिनको याद है सीरीज वाला तो उसे भी कर सकता है वो, लेकिन चूंकि मैं सीरीज पढ़ाया हूं तो अभी सीरीज यूज नहीं करेंगे। सीरीज के टेस्ट यूज होते हैं वो भी कर सकते हैं हम लोग।
कि मैं बिना सीरीज के चलो इसको तो ठीक है ना। तो एक तो अगर इससे आप कन्विंस्ड हो तो ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इन्फिनिटी आ गई, तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, दोनों नहीं है। मैं दूसरे तरीके से इसको प्रूव करता हूं कि ये कैसे। देखो, सो जो an है मेरे पास वो है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/n तक है। अभी देखो अब क्या होगा, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था अभी कुछ पिछले क्लास में कि an सीक्वेंस अगर मोर देन इक्वल टू bn है तो इसके लिमिट में बिहेवियर सेम रहता है या डिफरेंट होता है? सेम रहता है। तो मैं ये यूज करूंगा। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि यही बिहेवियर इसका रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा कि an मोर देन इक्वल टू bn है तो लिमिट ऑफ n विल बी मोर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ bn। सो मैं एक ऐसा सीक्वेंस, इसको मैं n की जगह तत्काल 2 की पावर n ले लेता हूँ, मतलब n कोई नंबर ही है ना 1 2 3 4, तो मैं n को 2 की पावर n से रिप्लेस करता हूँ, मतलब a 2 की पावर n टर्म्स ले रहा हूँ। हालांकि जैसे a n का मतलब क्या, n टर्म्स लिखा आपने, तो मैं 2 की पावर n टर्म्स लिखता हूँ इसमें। क्या आंसर आएगा इसका? सो 1 प्लस 2 प्लस 1/3, मतलब 1 प्लस 2 प्लस n, इस तरह से चलता रहेगा ये। सो है ना, इसके पहले क्या था 1/n माइनस 1, यही ना। सो 2 की पावर n टर्म्स है हालांकि, सो उसकी कोई जरूरत नहीं है। सो जितने टर्म्स आप मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूँ समझाने के लिए जस्ट, तो मतलब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, a8 फाइंड कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो a8 कहाँ तक जाएगी, 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8। एग्री करते हैं आप लोग? मैं 2 की पावर 3 ले रहा हूँ n की जगह, तो वो a मतलब 8 हो गई ना, a8 तक जाएगी। तो मैं इस तरह बोल रहा हूँ आपको कि मैं अगर a2 की पावर n ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, तो हालांकि अभी सब सीक्वेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, सब सीक्वेंस नहीं पढ़ा है तो वो भी थोड़ा सा वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, लेकिन अगर इसको मैं अगर ओपन करूं तो क्या होगा, तो देखो ये चलती रहेगी इस तरीके से, आगे और चलेगी प्लस, तो एक टर्म आएगी जहां पे होगी ये 1/2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ऐसी और भी टर्म्स आएंगी 1/2 की पावर n तक। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल n को 3 लिया था तो ये 2 8 तक गया था, वो उस केस में 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, है ना। मतलब n को आप अभी 3 रख के देखो, मैं 2 की पावर 3 रख के समझाने की कोशिश किया था, n कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ बोलना ये चाहता हूं मैं, देखो ध्यान से, अब जैसे 1 तो ओके है, चलो 1 रहने दो, 1/2। अब अगर मैं बात करूं 1/3 प्लस 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर 1/3 और 1/4 मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इन सब में ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि दिस थिंग इज 1/4 प्लस 1/4, बाकी टर्म्स कॉमन है, इसमें और इसमें कौन सा लार्जर है, समझ पा रहे हो, मैं बाकी से कॉमन लिख रहा हूं। समझ पा रहे हो नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 1/3 प्लस 1/4 और 1/4 प्लस 1/4, व्हिच वन इज लार्जर? 1/3 ठीक है ना। तो मैं इस तरह से एक सीक्वेंस बना रहा, देखो सो यहां मैंने ये यूज किया, फिर ऐसे ही 1/5 1/5 1/6 1/7 1/8, इन सबको मैं मिला के लिखना चाहता हूं 1/8 प्लस 1/8। देखो ये प्रूफ का पार्ट है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये एक टेक्निक है जो किसी ने दिए होंगे फर्स्ट टाइम, जिसको हम एज ए पार्ट यूज कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे तरीके और भी हैं दिखाने के, ये सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड है या नॉट कन्वर्जेंट है, कई सारे और तरीके भी हैं। सो जरूर रट्टा मारने का एक तरीका है। सो अगेन ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे,
ऐसे ही मैं आगे और कर सकता हूँ, ठीक है ना, आगे ऐसे ही जो आगे के टर्म्स है उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बाकी जो अगला टर्म 1/9 है तो उसको मैं ब्रेक करूंगा 1/16 से, ऐसे चलता रहेगा। एक्चुअली होगा क्या, एट द एंड ये चलता रहेगा, लास्ट में जो 1/2 की पावर n प्लस 1 है, सो ये 1/2 की पावर n 1/2 की पावर n, इस तरीके से मैं इसको, ये प्रूफ का एक पार्ट है, आपको समझना इस तरह समझना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म जो मैंने अभी लिखे हैं ये कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो लिखा है मैंने 1 + 1/2, ये मिलके हो गया 1/2, ये सब मिलके हो जाएगा 1/2, ऐसे आगे जो आएंगे सब 1/2 होता रहेगा, ये सब मिलके भी 1/2 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आगे, अब 1 + n/2 आ गया। तो देखो मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, मैं जो अभी कर रहा था इसमें इनडायरेक्टली मैंने बनाने की कोशिश की, जो आपका an 1 2 की पावर n है वो मोर देन इक्वल टू है 1 + n/2 से। अब इसकी लिमिट क्या होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, इसकी लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, क्योंकि मोर देन ही होना है तो लिमिट का बिहेवियर इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हालांकि इसको हम कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं, आगे यूज करेंगे ना, तो उस तरह से जो लिमिट की बिहेवियर वैसे रहेगा। सो इसका मतलब यहां से ये दिखा दिया हमने कि लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी एक्चुअली, और या ऐसे बोल दो कि चूंकि ये अनबाउंडेड है, चूंकि दिस इज अनबाउंडेड सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अनबाउंडेड। क्यों भाई, क्योंकि ये छोटा सीक्वेंस है ये बड़ा सीक्वेंस है, तो छोटा वाला सीक्वेंस अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है, क्योंकि उसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है ना, तो कोई छोटा सीक्वेंस अनबाउंडेड तो उससे लार्जर सीक्वेंस तो अनबाउंडेड ही होगा। तो इस तरीके से मैं दिखा दिया कि ये अनबाउंडेड है a2 की पावर n, तो n टेंस टू जब इन्फिनिटी लोगे आप तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, कहने का मतलब ये है। तो फाइनली कहने का एक तरीका ये था, और भी तरीके हैं। आप अगर जैसे मैं बोलना चाह रहा था कि जो an है आप उसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन 1/r r फ्रॉम 1 to n, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो तो फिर आपको दिख जाएगा ये हार्मोनिक सीरीज है जो कि डाइवर्जेंट होती है, पता हो या सीरीज में हम पढ़ेंगे p टेस्ट कि p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 पे वो डाइवर्जेंट रहती है ना, इस तरीके से। सो मतलब कहने का मतलब ठीक है कि जैसे भी आपको समझ आता है, या फिर याद रखो तत्काल अभी के लिए कि ये जो सम है ये इन्फिनिटी होगी, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्फिनिटी होगी मतलब डाइवर्जेंट है, तो ये बाउंडेड नहीं है ना तो कन्वर्जेंट है। किसी को डाउट है इसमें, देखो और आपको एक वो थ्योरम याद होगा, मैंने कहा था जब जब हम लोग टेल पढ़ रहे थे एम टेल, तो किसी सीक्वेंस जहां कन्वर्ज करेगी उसका कोई भी टेल ले लो आप, 1 टेल 2 टेल 3 टेल। 1 टेल क्या था, एक टर्म छोड़ दो, 2 टेल क्या 2 टर्म छोड़ दो, वहां से स्टार्ट करो। तो कोई भी टेल ऑफ द सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस, तो उसके बेस पे, हालांकि मैंने एक रिजल्ट भी यूज कर रखा है पहले क्वेश्चन, तो इसमें ये कहा जाता है कि समटाइम्स यू नीड टू फाइंड द सीक्वेंस रिकर्सिवली या इंडक्टिवली, एक वर्ड मैंने पहले यूज किया था कि जब अगले टर्म्स को आप पिछले टर्म्स के टर्म्स में लिखते हो, जैसे x an + 1 बराबर an + 1, इस टाइप से जो रिलेशनशिप होते हैं। सो उसमें हाँ वही बोल रहा था, जो रिकर्सन जो हो गया, रिकर्सन या इंडक्शन, रिकर्सन, यस। तो उसमें क्या होता है, मान लो कहीं ऐसा है कि a1 की वैल्यू 1 है और इस तरीके से an + 1 आपका कुछ इस तरह से डिफाइंड है, मान लो जैसे 2 + 1/an, इस तरीके से n मोर देन इक्वल टू 2 है, इस तरीके से बोल दो, या सॉरी मोर देन इक्वल टू 1, चूंकि मैंने ये लिया है, सो n मोर देन इक्वल टू 1 ले लो, है ना। सो इस तरीके से है। सो होता क्या इस तरह के सीक्वेंस में ध्यान ये रखना, होता क्या है कि हमने ये थ्योरम पढ़ा था एक, कि मैं रिपीट करता हूं कि सीक्वेंस an कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ m टेल जो था जिसको हम इस तरह लिख रहे थे a m + n, दिस कन्वर्जेस फॉर, यहां क्या था, फॉर गिवन m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई गिवन होगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसा था कि सीक्वेंस कन्वर्ज को टेल कन्वर्ज कर, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
a1 की जो लिमिट, सॉरी an की जो लिमिट आएगी वही लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an+1 की आएगी, वही लिमिट an+2 की आएगी, या इन जनरल आगे बढ़ूं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी am+n की आएगी, या n+m लिख लो फॉर गिवन m। वो m कोई गिवन नेचुरल नंबर है, m 100 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से, तो इस बेसिस पे यूज करके आप इसकी लिमिट निकाल पाओगे, है ना। सो आप ये चेक कर सकते हो, जैसे ये सीक्वेंस है, तो बताइए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं इसके थ्रू कि ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी, इसी के, चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पे अलग से। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a1 is 1 and, नहीं a1 is not 1, वहां क्या लिखा था, 1 लिखा था, 2 लिखा था, 1 लिखा था, मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, चलो। सो a1 is 2, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। सो इफ a1 is equal to 2 and an+1 is equal to 2 plus 1 by an for n belongs to natural number, तो आपसे पूछना चाह रहा हूं देन जो पहला ऑप्शन है an is less than equal to 2 for on n belongs to natural number, दूसरा ऑप्शन है an is more than equal to 2 for all n belongs to natural number, तीसरा ऑप्शन है कि sequence is convergent, an converges to, so an converges to 1 plus √2, D है an converges to 1 minus √2, बताइए क्या आंसर होगा। तो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे प्रीवियस पेपर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी क्वेश्चन लिखता हूँ MSQ मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ। हम्म, हाँ क्या BC, ओके ANC, अच्छा और लोग बताइए।
B and C. ओके, सबका बी एंड सी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों का ए सी भी आया, कुछ लोगों का बी सी भी आया, और बाकी लोग स्टैंड लो, इतने सारे लोग क्लास में, लेकिन रिप्लाई तो 3 लोग ही करते हैं। ओके, तो सिंपली आप नेचर देख सकते हो। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है ना? सो सिंपली आप चेक कर सकते हो ना क्या है। ए एन देखो, ए एन प्लस 1 जो है, जो ए वन है वो तो 2 है, ए टू क्या है 2 प्लस 1/2 है, ठीक है ना? ए टू यहाँ से निकालोगे, सो 2 प्लस 1/A1। ए थ्री जो है 2 प्लस, तुम्हें सिंपली दिख रहा है ना वैल्यू कि 2 से ज़्यादा ही होनी है, क्योंकि तुम सिंपली इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें यहाँ से कि ए एन प्लस 1 जो है 2 प्लस 1/AN है, और ए एन जो है वो पॉजिटिव ही होनी है, क्योंकि A1 2 है और वैल्यू मतलब लाइक मोर देन इक्वल टू 2 ही होगा ये ना। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू 2 ऑलवेज, क्योंकि A1 2 है और AN प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 2 होना है। सो एक तो पहली बात ये हो जाएगी वैल्यू, सो ये तो लेस देन 2 कभी नहीं आएगी, है ना? 2 से कम तो कभी नहीं होगी, 2 प्लस समथिंग है ना, सो लेस देन 2 तो आना नहीं है कभी। ओके, अब बात करनी है कन्वर्जेंस की। तुम ये भी चेक कर सकते हो सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव है ना? सो यू कैन सी कि एन इज मोर देन इक्वल टू 2 है, तो मोर देन इक्वल टू 0 तो होना ही है, ऑब्वियस है ना? मोर देन इक्वल टू 2 है तो मोर देन मतलब पॉजिटिव ही तो होगा ना टर्म्स। अब ये लिमिट की बात में लिमिट लगा दो, तो मैंने जैसे कहा पीछे बताने का एक पर्पस था कि जो सीक्वेंस की टेल है, और सीक्वेंस हमेशा ये थ्योरम है कि सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट्स टेल कन्वर्जेस। अब ये 1 टेल 2 टेल 3 टेल कोई भी टेल ले लो, है ना? क्योंकि कन्वर्जेंस बहुत n टेंस टू इन्फिनिटी वाली प्रॉपर्टी है, n वेरी लार्ज के लिए। सो तो यू अप्लाई द लिमिट हेयर ऑन बोथ साइड, है ना? सो an प्लस 1 की लिमिट an की लिमिट सेम ही होगी, तो l इज इक्वल टू 2 प्लस 1/L। तो यहाँ से तुम l से मल्टीप्लाई कर लो, l स्क्वायर इज इक्वल टू 2l प्लस 1। सो यहाँ से आ गई l स्क्वायर माइनस 2l माइनस 1 इज 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, सो l की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी हाँ मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास के बाद फोन करना है, 12 बजे तक क्लास। ओके, तो ठीक है ना? यहाँ से आप यू कैन फाइंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन सिंपली फाइंड द लिमिट, है ना? एल की वैल्यू आ जाएगी, सो एल क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 प्लस 4 8, रूट 8 कितना 2 रूट 2 अपॉन 2a। सो फाइनली आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2। अब या तो लिमिट 1 प्लस रूट 2 होगी या 1 माइनस रूट 2 होगी, सो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि सीक्वेंस का जो बिहेवियर है वही उसकी, आपने देखा था ना, an मोर देन इक्वल टू 2 है, तो लिमिट ऑफ an विल आल्सो बी मोर देन इक्वल टू 2, सिंपल है ना? an चूंकि सीक्वेंस की वैल्यू आपने ये कहा ना कि an मोर देन इक्वल टू 2 है, तो लिमिट लगाओगे, लिमिट इज आल्सो मोर देन इक्वल टू 2, तो इसमें से डिसाइड कर लो कि 2 से ज्यादा कौन आएगी। सो व्हिच वन इज आंसर? सो सिंस an इज मोर देन इक्वल टू 2,
सो एल इज मोर देन इक्वल टू 2, सो जो देख लो 1 प्लस रूट 2, इसका मतलब एल की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 होगी। इज इट क्लियर? ओके चलिए, तो है ना, सो कुछ लोग ये जो हाँ ना बोलते हैं, 3-4 लोग हैं, है ना, बस चलो। तो सिंपल था, पहले डिसाइड करना है कि सीक्वेंस के टर्म की बिहेवियर कैसी है, फिर देखना है लिमिट्स की बिहेवियर कैसी है, लिमिट कहाँ कन्वर्ट कर रही है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको जैम और गेट के पेपर में आए हैं, अभी देखेंगे पेपर, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर। ओके ओके, जैसे अब इस तरह के क्वेश्चन में एक और आता है। सो मान लो इसी तरह के क्वेश्चन है, अब मैं सेम एक क्वेश्चन बना दूंगा आपके पास। सो मान लो ऐसा है, इफ a1 इज इक्वल टू 1 एंड आपके पास जो वैल्यू है an प्लस 1 इज इक्वल टू 2an प्लस में 1 होगी, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज देन, वही सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ए है, so an is more than equal to 3 for all n belongs to natural number. Option B, an less than equal to 3 for all n belongs to natural number. Option C, sequence an converges to -1. Sequence an is divergent. बताइए। ए एंड सी, ध्यान से चेक करो। चलो अब देखो, ए एंड सी खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ए एन की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो हमको थ्योरम पता है कि उसकी लिमिट भी 3 से ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना आप, कि अगर सीक्वेंस मोर देन इक्वल टू 3 है, अगर ऐसा है तो उसकी लिमिट भी मोर देन इक्वल टू 3 ही होगी। वो हमने पिछले क्लास में थ्योरम्स पढ़े हैं कि एन मोर देन इक्वल टू के या ए, देन लिमिट ऑफ एन विल आल्सो बी मोर देन इक्वल टू ए। सो डिसाइड। सो हमने कहा अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके टेल भी कन्वर्ज करेगी, या टेल कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। लेकिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो सेटिस्फाई, वहां सेटिस्फाई हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। आप चेक कर सकते हो कि ये एक तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, यू कैन डिसाइड, है ना, कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर जाके वो 2 से मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल। इस सीक्वेंस की बात करता मैं, सो ये सीक्वेंस अगर आप देखो, सो सीक्वेंस जो है ये वाला सीक्वेंस मोर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 है। अब चेक करो, सो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, सो बाउंडेड है। और मोनोटोनिक भी अगर आप चेक करना चाहो तो सो ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। ये सिंपली आप देख रहे हो कि हाँ इस तरीके से है, बट क्या ये सब क्राइटेरिया यहाँ फिट होगा, क्या कन्वर्जेंट है, आप डिसाइड करो। सो आंख बंद करके लिमिट इक्वल नहीं करनी है आपको, पहले डिसाइड करना है क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकता है। सो है ना, वो था कि मोनोटोन एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा इस तरह से, या लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट होगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले। जैसे a1 यहाँ पे 1 है, a2 की वैल्यू क्या हो गई, 3, a3 की वैल्यू क्या हो गई, 7, a4 की वैल्यू क्या हो गई,
चेक कर लो। 15 15 ना, 7 में 14 15। सो आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। हाँ, सो A1 इज लेस देन इक्वल टू A2 इज लेस देन इक्वल टू A3 इज लेस देन इक्वल टू A4, और ये कहीं स्टॉप नहीं होगी एक्चुअली, है ना, ये कहीं स्टॉप नहीं हो रही है। सो पहली बात तो बाउंडेड होना जरूरी है ना सीक्वेंस को कन्वर्ट करने के लिए, यस तो ये बाउंडेड ही नहीं है, मोनोटोनिक तो है, ठीक है ना। सो An इज मोनोटोनिक हो गया, तो बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, तो ये बाउंडेड है ही नहीं, बट नॉट बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब दोनों तरफ से बाउंडेड, तो देखो इन्फिनिटी तक जा रही है तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो इंक्रीज करेगी नहीं, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गई, कन्वर्जेंट है नहीं, और वैल्यू ये दोनों आउट हो गया, क्योंकि A1 तुम्हारा 1 था जो कि 3 से कम है, और A2 3 है, A3 7, सारे आउट हो गए, डी इज ट्रू है। चेक कीजिए, तो कई बार ऐसे फंसा देगा, जैसे देखो जो गलती लोग करते हैं ना, जैसे सिंपली हम सोचेंगे ओके सो an प्लस 1 है 2an प्लस 1, लिमिट लगा दिया, l बराबर 2l प्लस 1, सो l बराबर -1। ओ सो बट ये आप तब करोगे जब आपको ये पता हो कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। आपने ये कहा वहां पे, देखो ये जो थ्योरम हमने लिखा है इसमें क्या कहा हमने, कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी टेल कन्वर्ज करेगी, ठीक, अगर के सीक्वेंस की टेल कन्वर्ज करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। सो एक चीज आप अज्यूम कर रहे हो, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तब उसकी टेल कन्वर्ज कर रही है, और अगर टेल कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ना। सो A implies B, B implies A, दो स्टेटमेंट है, तो कोई एक ट्रू है तब दूसरा ट्रू की गारंटी दे रहा है वो। सो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कोई ट्रू है क्या, तो वो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसके टेल कन्वर्जेंट होंगे, या क्या उसका टेल कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे। सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट, और तब उसके बाद ये लिमिट निकालने के तरीके हैं। चलिए, लेकिन ऐसा सीख रहे हैं ना, कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे आप गलती कर रहे हैं तो सीखेंगे इस तरीके से। लीजिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, तो जैसे पिछले क्वेश्चन था उस तरीके से। सो ये हो गया सेकेंड, अच्छा ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड, तो इसको थर्ड कर देता हूं। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है आपसे कि इफ A1 is 1 and an plus 1 is equal to, ठीक है, सो an plus 1 की वैल्यू जो है 1/4 टाइम 2an plus 3, ओके 1/4 टाइम 2an plus 3। सो ये कब है, जब n मोर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये नेचुरल नंबर है। सो फिर से वही स्टेटमेंट है, देन ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है कि जो an है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन बी an मोर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑप्शन सी an इज डाइवर्जेंट। ऑप्शन डी an converges to 3/2। बताइए, सब लोग ट्राई करो, इस तरह क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेंगे, थ्योरीज पे कमांड होना ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपको ठीक करनी पड़ेगी, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। सब लोग डिसाइड कीजिए और एक स्टैंड लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिले आपको
तो आप क्या टिक करके आओगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। सर ए डी। ओके, आपका 80 आया, बाकी लोग? Go ID for daily steal deals. ओके, सिर्फ एक लोगों ने सिर्फ आंसर किया है, बाकी लोग? अनिल तथा, अच्छा अंजलि ने आंसर किए हैं ए डी। ओके ठीक है। तथागत तुमने आंसर नहीं किया इस बार? और बाकी लोग जो आंसर करते हैं कौन, ऋषभ और ये लोग? और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना वाले, क्या नाम है तुम्हारा भाई?
मेरा नाम आदित्य कुमार है सर। अच्छा आदित्य कुमार, ओके। सर चेंज नहीं होता है सर ये नाम मेरा। रीनेम वहां जाके गूगल अकाउंट पे जाके होगा, गूगल अकाउंट में जाके वहां एक होता है अपडेट इन्फॉर्मेशन में होता है, हो जाएगा। बहुत बार फोटो के लिए तो पैसा भी आ गया सर, कोई करते करते इस पर भेज देता है, अच्छा सही है, इसीलिए छोड़ देता हूँ इसको। फिर तुम पीएम केयर फंड नाम रखो। सो चलिए, तो इसमें क्या है कि फिर से आप डिसाइड कर सकते हैं a1 की वैल्यू 1 है, और मतलब बस चेक कर लो, एक आपको पता चल जाएगा कि लाइक a2 क्या होगा। सो यहाँ से अगर पुट करोगे आप, ये इसको ओपन करके देख लो ना। सो an/2 प्लस, मतलब इस तरीके से हमारा, हाँ अगर इस तरह मैं पहले लिख लूँ, सो जो हमारा an+1 एक्चुअली an/2 प्लस 3/4 इस तरीके से है। सो जो a2 होगी वो 1/2 प्लस 3/4 होगी, है ना, इस तरीके से। तो ये भी तो लेस देन 2 ही है ना, और तो कितना 5/4 हो गया। अच्छा, सो a3 जो है वो इस तरीके से आप पुट करोगे 11/8. ओके, सो यहाँ से 11/8। सो रफली आप डिसाइड करते हो, डेसिमल वैल्यू देख सकते हो, ये 1 थी, सेकेंड टर्म 1.25 आएगी, है ना। सो सेकेंड टर्म जो है 1.25 है, थर्ड टर्म जो है मतलब इस तरह देखो आप क्या होगा 375. 1.37। तो एक इंट्यूशन आपको आ रहा होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखो यहाँ मैं टर्म वाइज चेक कर रहा हूँ, जरूरी नहीं टर्म वाइज करना, जनरल भी कर सकते हैं। देखो जनरल करना हो तो मैं भी क्या चेक किया, मैंने यहाँ से डिसाइड किया कि a1 जो है लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3, इस तरह चल रहा है, अभी इंक्रीजिंग है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब लिमिट अगर इसकी आ रही है तो वो जो लिमिट आएगी वो अपर बाउंड पे ही आएगी, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि मैं अगर ऐसे चेक करूं कि मैं क्या करता हूं an+1 माइनस an, तो an मेरा था an/2 प्लस जो an+1 था। सो जो मेरे पास an+1 है an/2 प्लस 3/4 माइनस an है, यही ना, मतलब ये मैं घटा रहा हूँ, ये वैल्यू थी an+1 की, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 3/4 माइनस an/2 आ गया, यही है। अब a1 आपका क्या था, सो व्हाट वाज योर a1, a1 वाज 1 ना, सो आपको यहां से डिसाइड करना है an+1 माइनस an, इसकी जो वैल्यू है सो वो तो इंक्रीज होती जा रही है, सो वैसे ही डिक्रीज होती जाएगी ना। सो व्हाट इज अ बाउंड फॉर इट, क्या आप ये श्योर हैं कि आपका जो an है वो पॉजिटिव है? क्या यहां से क्या आप देखो a1 1 है ना, सो क्या आपको लगता है कभी an आपका नेगेटिव आएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं ना, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3/4, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, तो ये हमेशा मतलब माइनस लगा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ माइनस, मतलब ये माइनस के साथ है तो इसको हटा दिया। सो होल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस, और ये लेस देन इक्वल टू क्या है, नहीं, लेकिन मुझे डिसाइड क्या करना है, मोर देन इक्वल टू क्या होगा। सो देखना है किससे मोर देन इक्वल टू होगा ये। सो माय क्वेश्चन इज कैन आई राइट इट मोर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन ये है। ऐसा लिख पाएंगे क्या हम? क्योंकि मैं अगर देखो a2 माइनस a1 डिसाइड करूं, अगर मैं a2 माइनस a1 लिखता हूं तो ये आएगा 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। सो जो कि आ गया 1/4, मोर देन 0 रहेगा। a3 माइनस a2 डिसाइड करो आप, सो ये आएगा 3/4 माइनस, आपने फाइंड कर रखा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली आया था a1 था ना, तो यहाँ आएगा a2/2, और a2 आपके कितने थे, a2 की जो वैल्यू थी 5/4, a2 है 5/4, तो ये आ जाएगी 3/4 माइनस 5/8, तो ये 1/8, ये मोर देन 0। सो हमेशा आप एक यहाँ से भी इंट्यूशन आ जाएगा आपको कि दिस क्वांटिटी ये घटती चली 1/4 1/8, अगला और डिक्रीज होगी, आई थिंक
है ना। अगर आप फाइंड करना चाहो तो आप देख लो पर। सो इस तरीके से मैं कर सकता था, a4 माइनस a3 फाइंड करोगे 3/4 माइनस a3/2। सो जो a3 था हमारे पास 11/8 है ना। सो यहाँ आ जाएगा 11/16। सो चेक करो 1/16, ठीक है। सो इस तरीके से वैल्यू 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 इस तरह चलता रहा। कहने का मतलब ये है कि अब मैं ये बोलना चाहूँ दिस इज मोर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इंट्यूशन आ गया आपके पास कि an+1 मोर देन इक्वल टू an होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। तो ये हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग है। और अब आपको बाउंडेड चेक करना होगा। तो बाउंडेड के लिए क्या है कि जस्ट आप सिंपली लिमिट लगा दो उसमें। सो आपको पता है ना कि कोई मोनोटोन सीक्वेंस है अगर कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। तो आप लिमिट लगा लो सीधा यहाँ से। सो अब आप चूंकि ये मोनोटोन सीक्वेंस है और लिमिट भी इस ऑर्डर को मतलब लाइक कहना मतलब ये जो हमारे पास हम था ना वैल्यू कि 1.37 इस तरह वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से एक आगे नंबर मिलेगा जिसपे कन्वर्ट करेगी। सो यू जस्ट टेक द लिमिट हेयर। तो यहाँ से आप लिमिट लोगे तो क्या मिलेगी, जस्ट यू टेक द लिमिट, ठीक है ना। सो यहाँ से आपके पास आएगी सो L इज इक्वल टू 1/4 2L प्लस 3। सो यहाँ से L 3/2 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। सो एक तो ये कन्वर्जेंट है 3/2 कन्वर्ट कर रही है, दूसरी वैल्यू 3/2 क्या है लेस देन 2 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये जो टर्म है an जो सीक्वेंस है ये इनफैक्ट लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा और मोर देन इक्वल टू 1 होगा, हाँ या ना। ये चेक करो इज इट, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस था और यहाँ कन्वर्ज कर रही है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, सुप्रीमम पे। तो सुप्रीमम 3/2 है तो लेस देन इक्वल टू होगा ही। सो इनफैक्ट दिस विल हैपन, है ना। कहने का मतलब ये है कि लेस देन इक्वल टू 2 होगी। सर 3/2 पे केवल लेस का सिंबल होगा, इक्वल नहीं होगा ये कभी 3/2। हाँ कोई बात नहीं, तो वो और है ना, लेस और इक्वल, आप भी सही कह रहे हैं। बट एक्चुअली लेस और इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि बाउंड के लिए, हाँ मैं वो नहीं कह रहा कि मैक्सिमम वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बाउंड है। सो ठीक है ना। तो इक्वल अभी ऐसे कोई गलत नहीं है, इट विल वर्क, क्योंकि इसका मतलब है लेस और इक्वल। तो अगर लेस है दैट इज ओके, आप हटा देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बट ये आप कह रहे हैं कि हाँ कभी 3/2 होगा नहीं, कोई कन्वर्ज करेगी वहां पे, है ना। इट विल नॉट बी इक्वल टू, सो सुप्रीमम मैक्सिमम नहीं, यस। अच्छा इस बुक में इंडक्शन से प्रूव किया इन्होंने कि इंक्रीजिंग है, इन्होंने इंडक्शन से प्रूव किया इंक्रीजिंग है। एंड देन हाँ मोनोटोन सीक्वेंस लगाया, इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है बाई 2 से। बाउंडेड बाई 2 कैसे दिखाया, सो वो दिखा दिया कि 4 इंडक्शन से ही बाउंडेड भी दिखाया। सो अब वो भी कर सकते हैं। इंडक्शन टेक्निक आपको पता है कि जो होता है ना कि 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए ट्रू मान लो, फिर k+1 के लिए ट्रू दिखा दो, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो उससे इस बुक में क्या किया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है कि इंडक्शन से ही उसने इंक्रीजिंग दिखाया है, इंडक्शन से ही उसने पहले a1 लेस देन a2 दिखा दिया, तो k बराबर 1 के लिए दिखा दिया। जो मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट मैं दिखाना चाह रहा था, उसने क्या किया, n को 1 रख के दिखा दिया, k के लिए अज्यूम कर लिया, फिर k+1 के लिए ट्रू दिखा दिया। फिर वही चीज बाउंडेड के लिए किया कि a1 लेस देन 2 है, यस। सो मान लिया ak लेस देन 2 है, अब दिखा दिया ak+1 वो लेस देन 2 होगा, तो इंडक्शन यूज किया है। सो उससे भी हो जाएगा। ओके सो कुछ और क्वेश्चंस करो, अभी यही क्वेश्चन आज करके खत्म करेंगे। सो यू ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 4 था ना, और हम लोग पेन पेपर लेके बैठो, उसको ट्राई करो। सिर्फ 4-5 लोग हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि लेट a1 इज इक्वल टू 1, a+1 इज इक्वल टू √2an, ठीक है। सो ये दे रखा है आपको फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपसे पूछ रहा है ये कि
सो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू टू रूट में 2an. ओके, सो यहां से होगा सो देन, ठीक है ना. सो यहाँ पे फिर से उस तरह का क्वेश्चन बना देता हूँ कि जो आपका an है लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, an इज मोर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सेम ऑप्शंस हैं. an इज कन्वर्जेंट, या जो सीक्वेंस an है कन्वर्जेस टू 2 and an is divergent. ट्राई कीजिए. जल्दी डिसाइड करो भाई. और प्रॉब्लम शीट कई सारे सीक्वेंस के आप देखना, सीक्वेंस 1 2 3 4 आई थिंक 7-8 असाइनमेंट्स अपलोडेड है ड्राइव में. आप उसको ट्राई कर सकते हो जहां तक करा रहा हूँ उसके आगे. सर A ओके, ए एंड सी. ए एंड सी. ओके, तो यहाँ भी सिंपली देखा जा सकता है. आप जस्ट यू एनालाइज द टर्म्स. सो a1 इज 1, a2 इज √2, 1 से ज्यादा है. a3 इज क्या होगा 2 √2 का रूट, ये भी इससे ज्यादा होगी वैल्यू, यू चेक, है ना. तो इंक्रीजिंग है, पहली बात तो इंक्रीजिंग है. अब अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट. तो मैं सीधा कन्वर्जेंट चेक कर लेता हूँ. कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे? लिमिट लगा के. तो लिमिट लगा लीजिए यहाँ पे, सीधा लिमिट लगा लेते हैं. सो मोनोटोनिक है ये, ठीक है ना. यहाँ ये मिल रहा है a1 लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3. आप चेक कीजिए.
इस तरीके से। अब जब लिमिट लगाएंगे तो l इज इक्वल टू 2l का रूट, सो l स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, इस तरीके से। तो यहाँ से l या तो 0 होगी या l की वैल्यू 2 होगी। अब यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि सीक्वेंस एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 1 है, और इवन ये लेस देन 2 ही हमेशा रहेगा। सो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से लिमिट 2 आ गई इसकी। सो 0 तो हो नहीं सकती कभी भी लिमिट, क्योंकि टर्म सीक्वेंस की टर्म अगर मोर देन इक्वल टू 1 है तो लिमिट भी मोर देन इक्वल टू 1 ही होगी। सो दैट्स व्हाई सीक्वेंस का ये नेचर है और ये मोनोटोनिक है, ठीक है, और ये मोनोटोनिक है। सो इट विल कन्वर्ज टू अपर बाउंड। सो यहाँ से लिमिट ऑफ an दिस इज गोइंग टू बी 2, ओके। सो अभी के लिए चलो लास्ट क्वेश्चन एक लिख लो, एक और क्वेश्चन नंबर 6। सो ये क्वेश्चन है, सो लेट x1 इज 8 या a है ना, सो a1 इज 8 and an plus 1 is equal to an upon 2 plus 2 for n belongs to natural number। so फिर से आपको डिसाइड करना है, ऑप्शन ए है कि an is bounded, अब इस तरह से बना देता हूं ऑप्शन, an is increasing, सी ऑप्शन है an is decreasing, and D ऑप्शन है an converges to फोर, ठीक है, एंड इसके जगह मोनोटोन कर देता हूँ और डाइवर्जेंट, an is मोनोटोन और an is डाइवर्जेंट। सो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं लोग, ठीक है। सो क्विकली इसका आंसर बताइए, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। A B D। ओके, ठीक है, तो बाउंडेड है, मोनोटोन है, कन्वर्ज कर रही है 4 पे, सिमिलर है ये तो क्या ही अलग करेंगे। सो A1 फिर से आपका 8 है, A2 जो कितना 6, A3 कितना 4, A4 कितना 4 आ गई, A5 सर 3 5 आएगा। चेक करो, अच्छा 5, सॉरी 5 आया, हाँ A3 5 आया, फिर A4 कितना आया 5/2, अच्छा 4.5, इस तरीके से फिर A5 ऐसे ही घटता चला जाएगा। तो एक तो देख रहे हो आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग है। फिर से बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, तो मैं कन्वर्जेंट ही चेक कर लेता हूँ सीधा, तो लिमिट लगा लो। सो L इज इक्वल टू L/2 + 2, सो L/2 इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये 4 पे कन्वर्ज करेगी। सो तो यहाँ से बिहेवियर देखेंगे हम सीक्वेंस का, कि बिहेवियर वैसा है। सो हमने देखा कि जो A1 है दैट इज
मोर देन इक्वल टू 8 2 मोर देन इक्वल टू चल रहा है इस तरह से, और ये लेस देन 8 था, तो जो सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, और ये मोर देन इक्वल टू 4 होगी, यू कैन चेक। सो कहने का मतलब an जो है मोर देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू 8 है, इस तरह से आएगी। यहां से लिमिट से पता चला मुझे। सो लिमिट विल बी 4। तो सिंपल है। सो मोनोटोन है तो बाउंडेड और कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ है, तो आपको देखना है 4 पे कन्वर्ट्स करिए, मतलब वो कहीं कहीं 4 से बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड 8 है, लोअर बाउंड 4 हो जाएगी, इवन इन्फिमम 4 हो जाएगी, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इन्फिमम पे कन्वर्ट्स करेगी, तो 4 पे कन्वर्ट्स करेगी। ओके ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 2 3 एक्चुअली इस बुक में जो है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं ड्राइव में, असाइनमेंट 1 2 3 के नाम से, या सीक्वेंस प्रॉब्लम 1, सीक्वेंस प्रॉब्लम 2, सीक्वेंस प्रॉब्लम 3, वो ट्राई कीजिए, डाउट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगर होगा तो। गुड नाइट। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।